गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ह्रास। नाउ डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन हम लगाते क्यों हैं? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है क्या? हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड permanent decrease in the value of an asset from any cause. Gradual and permanent loss in the value of asset. ठीक है। अगर हम नेचर देखें कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाया गया, डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे कारण क्या है। डेप्रिसिएशन बच्चों एक तरह का आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है या किन्हीं माध्यम से 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन में आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन एक तरह का प्रोविजन होता है। ठीक है। जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं, मान लो मैंने कोई अपनी कार परचेज की थी 2013 में, ये आ गया है 2026। ठीक है। 15 साल में किसी भी 4 व्हीलर की एज जो है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट खत्म हो जाती है। तो अब मान लीजिए मुझे 2028 में नई कार खरीदनी है। ठीक है। अगर मैंने इसका प्रोविजन पहले से बनाया होगा तो मुझे क्या कहते हैं, मनी मैनेज करने में इतनी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। पर मान लो 2028 आएगा और मुझे अपनी कार को बदलना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कैपिटल की। ठीक है, मनी अरेंजमेंट की। वैसे ही बिजनेस में हम क्या करते हैं, बिजनेस में हम अपने जो प्लांट एंड मशीनरी होती है, प्लांट एंड मशीनरी का उसके ऊपर हम एक डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी किस साल खरीदी थी। ठीक है। मान लो मैंने कोई मशीनरी 1 लाख रुपए की परचेज की है और 10,000 रुपये का मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ हर साल। ठीक है। तो 10 साल बाद मेरे पास हो सकता है 1 लाख की जगह वो मशीन अब 1.5 लाख रुपए की आएगी या 2 लाख रुपए की आएगी। पर मैंने एक प्रोविजन बनाए रखा था, तो मेरे पास 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर मशीन खरीदने के लिए पैसा होगा। तो नेचर डेप्रिसिएशन का क्या है? डेप्रिसिएशन को हम स्टूडेंट बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है। तो प्रोविजन बना के रखना, जैसे हमने पढ़ा था अकाउंट जर्नल में पढ़ा था ना, प्रोविजन ऑफ फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है। प्रोविजन अगेंस्ट लॉसेस। तो ये सारे जो प्रोविजंस होते हैं ये बिजनेसमैन अपनी अकाउंट्स में मेंटेन करके रखता है, ताकि ऑल ऑफ अ सडन उसके पास कोई खर्चा या एक्सपेंस आए तो उसको वो मीट आउट कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट। पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेजुअल एंड परमानेंट। ग्रेजुअल एंड परमानेंट। ग्रेजुअल एंड परमानेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे 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 ह्रास होना, और परमानेंट मतलब, परमानेंट का तो मतलब अर्थ सभी लोग जानते हैं। तो जो भी मशीन होती है जब वो वर्कर्स के हाथ में आती है तो उसके अंदर टीयर एंड वियर होता ही है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम उसको लगाते हैं, तो खर्चा है ये प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ जाएगा? टू डेप्रिसिएशन, उसके डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है। और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री होती है, जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10% लगाया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन।
तो जब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन मे बी ड्यू टू वियर एंड टीयर। ठीक है, ड्यू टू अभी अपन ने कवर ही किया है इसको, ड्यू टू वियर एंड टीयर मतलब इस्तेमाल करना। कंटिन्यूएशन में अगर कोई मशीनरी इस्तेमाल में आ रही है तो उसको हम डेप्रिसिएशन में उसका वियर एंड टीयर होना स्वाभाविक है। ऐसे ही मशीनरी नहीं, जो हमारे एसेट्स होते हैं जैसे हमारी बिल्डिंग है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है तो गवर्नमेंट का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति 33% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन अपने असेट्स के ऊपर या अपनी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगा सकता है। क्या कारण है इसके पीछे, मान लो मैंने अगर डेप्रिसिएशन 50% 70% चार्ज किया जो कि हो नहीं रहा है डेप्रिसिएशन ओरिजिनलिटी में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट कम शो होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम शो होगा क्योंकि क्रेडिट में से हम डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, या हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट कम निकलेगा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला 33% से ज़्यादा कोई भी अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जा सकता है। The provision of depreciation is made only with regards to fixed asset like building, plant and machinery, furniture, etc. सिर्फ फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। और फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि एसेट्स की एंट्री बैलेंस शीट में एक ईयर की बैलेंस शीट के बाद हम दूसरी बैलेंस शीट में भी अगर उसको ले रहे हैं, ये रूल है अकाउंट्स का, तो वो फिक्स्ड एसेट माना जाएगा। एक बार की बैलेंस शीट में मैंने उसको यूज़ किया है, दूसरी बार में यूज़ नहीं किया, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट है ही नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन अराइजेस ड्यू टू द यूज ऑफ एसेट्स, यूज ऑफ द एसेट्स, यूज ऑफ द एसेट्स। एसेट्स को जितना यूज करोगे उतना उनके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है डेप्रिसिएशन, सब लोगों को बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला आता है इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस, इंटरनल कॉजेस जैसे मेरी वर्क फोर्स थी, मेरी लेबर थी। ठीक है, लेबर चेंज हो गई, नई लेबर काम करने पे आई, उसने क्या किया, मशीन को सही ढंग से यूज़ नहीं किया। जब उसने मशीन को सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो क्या हुआ, मशीन के अंदर वियर एंड टीयर जो नॉर्मल होता था उससे ज़्यादा होने लगा। वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है कि ऑब्सोलेट हो जाना, किसी तकनीक का ऑब्सोलेट हो जाना। ऑब्सोलेट हो जाना मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, है ना, पुरानी हो गई। जैसे अब हमारे यहाँ 1G 2G मोबाइल्स जो हैं वो पुराने हो गए हैं। ठीक है, ये कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। मोस्टली टेक्नोलॉजी में या प्लांट एंड मशीनरी में बहुत यूज़ होता है ऑब्सोलेट वर्ड। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर का मतलब क्या है, टाइम फैक्टर मतलब ये है कि देखो टाइम तो हर दिन हम टाइम से मतलब एक दिन बीत रहा है तो हमारा टाइम से वो मशीनरी के ऊपर भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसने उस ड्यूरेशन को पूरा कर लिया। तो टाइम फैक्टर के कारण भी हमको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ता है। नेसेसिटी क्यों है,
नेसेसिटी। नेसेसिटी क्यों है? सबसे पहली बात होती है टू शो करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स, करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, पर डिफरेंस याद रखना, बिल्डिंग में और मशीनरी में मार्केट वैल्यू का एप्रिसिएशन होता है। मान लीजिए मेरे ऑफिस को, बिल्डिंग को 25 साल हो चुके हैं, ठीक है, पर मार्केट वैल्यू में 25 साल का गुणा करके मार्केट वैल्यू 33% पर ईयर का इंक्रीज माना जाता है, राइट। तो वहां पर एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का ठीक अपोजिट होता है। पर जैसे असेट्स हैं हमारे, ठीक है, प्लांट मशीनरी है, तो मशीनरी में क्या होगा, मशीनरी 1 महीने भी पुरानी होगी, राइट, तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। टू पुट इक्वल बेड ऑन लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो असेट्स अपनी रियल वैल्यू पर दिखेंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा, हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनेज करने के लिए सही ढंग से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमको कब पता चलेगा स्टूडेंट? नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमको तब पता चलेगा जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा किसी एसेट के ऊपर। अगर हमने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो एसेट जो है वो अपनी रियल वैल्यू पे शो होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के ऊपर, आज आप कोई मोबाइल खरीद लीजिए 50,000 रुपये का, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू आप अगर आप मार्केट में सेल करने जाओगे तो 30,000 35,000 के राउंड अबाउट मिलेगी, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको देखना है तो हमको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना ही चाहिए। टू नो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उत्पादन करने का शुल्क, ठीक है। उसको हमको तब पता चलेगा जब हम डेप्रिसिएशन अपनी मशीनरी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जैसे हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को पता करने के लिए हमारी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कोई भी मशीनरी जो है वो मशीनरी या प्लांट कैपिटल गेन में आता है, कैपिटल गेन। नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन, क्या होता है? देखो, आपने कोई मशीनरी परचेज की है, ठीक है, तो मशीनरी जैसे मैंने मान लो आजकल मैंने रील्स में देख रहा था कि रुई की बत्ती बनाने वाली एक मशीन आ गई है 10,000 रुपये की, ठीक है। मैंने कॉटन लेकर आया, मैंने उससे रुई की बत्तियां बनाई और मार्केट में उसको सेल की। तो आफ्टर ऑल जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी सी रुई से बहुत सारी रुई की बत्तियां उत्पादित कर सकता हूँ, राइट। तो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कब पता चलेगी सही, जब हम अपनी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट बिजनेस में बहुत कॉमन है। हमारा प्लांट कई बार तो क्या होते हैं, पूरे के पूरे प्लांट जो हैं इंडस्ट्री के वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अब उस तकनीक से प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता,
ठीक है, जैसे हमने देखा होगा पहले अगर हम बात करें तो सरसों का तेल कोलू के बैल से निकाला जाता था, या अब जो है वो स्पिलर आ गए हैं, उससे हम तेल निकालते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ असेट हम करना है हमको, तो हमको उसके लिए डेप्रिसिएशन का एक प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। स्टैट्यूटरी नीड्स, स्टैट्यूटरी नीड्स, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, न्यायिक। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी मतलब हमें लीगली बताया जाता है हम अकाउंट्स में कि हमको डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपनी मशीनरी बेचने जा रहा हूँ, तो ओपन मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? जब मैंने अपनी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, पूंजी के बचाने के लिए। ठीक है, हर वो बिजनेस जो अपने पास प्रोविजन बना के रखता है, उसके बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। तो हमारे लिए बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल, मान लीजिए शुभम ने बिजनेस स्टार्ट किया 25 लाख रुपए की कैपिटल लगा के, तो शुभम अगर उस कैपिटल को बैंक में रखता, ठीक है, और कोई हेडिक भी नहीं लेता बिजनेस करने का, तो उसका बिजनेस ग्रो हो रहा होता और वो चुपचाप कहीं पे जॉब कर रहा होता। पर उसने क्या करा? उसने अपनी कैपिटल को वहां पे लगाया, तो उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, उस कैपिटल को बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि पैसा जब बढ़ता है तभी बचता है, और पैसा जब ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन के? मोस्ट कॉमनली आता है, मेथड्स तो बहुत सारे हैं। पहला आता है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड में मैं क्या करूँगा कि मान लो मैंने बोला कि मेरी मशीनरी में अपने प्लांट के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, या मशीनरी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ। मेरी मशीन 1 लाख रुपए की थी, 10 साल तक मैं लगाऊंगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा? 10,000 रुपीज़ माइनस करूँगा, या उसका डेप्रिसिएशन इंस्टॉलमेंट निकाल के रखूँगा। ये होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब दूसरा आता है एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड, एन्यूटी एक टेबल होता है, ठीक है, वो जिन लोगों ने बीकॉम करा होगा या 12th करा होगा कॉमर्स साइड से, वो उस चीज़ को जानते हैं। एन्यूटी मेथड होता है, ठीक है। एन्यूटी मेथड में हम क्या करते हैं, 1 रुपए की कीमत आज की डेट में क्या है। जैसे आप सब लोग अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ रुपए की जो कीमत है वो डॉलर के कंपैरिजन, डॉलर से नीचे हो गई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, जितना ये नीचे जाएगा उतना हमारे यहाँ महंगाई की दर बढ़ेगी, और डॉलर जितना महंगा होगा उतनी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी करेंसी हो, ठीक है, किसी भी करेंसी का बेस क्या होता है स्टूडेंट? हर करेंसी का बेस होता है डॉलर। डॉलर ही उसका बेस होता है। कोई भी करेंसी है वो कन्वर्ट काय में होगी, अल्टीमेटली वो डॉलर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी न्यूज़ में करंट अफेयर्स में देखा होगा, आप एमबीए कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स देखना चाहिए कि ईरान की जो करेंसी है वो 0 हो गई है। परसों तक थी 1 US डॉलर इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज। मतलब ईरान को अगर 1 US डॉलर चाहिए तो उसे 9 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे, फिर उसको वो 15 लाख रुपए तक लेकर आए, और कल रात में उसकी वैल्यू जो थी रियाल की वो 0 हो गई है। इकोनॉमी कैसे हिट करेगी इससे?
कि आपको कोई ब्रेड का पैकेट भी खरीदना है तो आपको इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे, ढेर सारे, ठीक है। तो वहाँ इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा आगे जाके, इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन यूनिट्स शट डाउन हो जाती हैं। तो एन्युटी मेथड क्या कहता है? एन्युटी मेथड ये कहता है कि अगर मान लो मुझे ये जो मशीन में यूज़ कर रहा हूँ 1,00,000 की, वो 10 साल बाद 10 ईयर्स रुपीस की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, 10 साल बाद उसका बेस क्या होगा। तो आज मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, हाँ, और बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, वो पूरा का पूरा किस पे चलता है? वो पूरा का पूरा एन्युटी मेथड पे चलता है, ठीक है। वो जैसे इंश्योरेंस प्लान आपको बताते हैं ना कि एक 10 साल बाद आपको अपने बेटे की पढ़ाई करानी है, तो पढ़ाई बीटेक करना है उसको, तो बीटेक में उसको कितना खर्चा लगेगा, आज फीस इतनी है तो आपको कितना सेव करना पड़ेगा। तो एन्युटी मेथड हम अपने टॉपिक पर आते हैं डेप्रिसिएशन में। अगर मुझे कोई प्लांट है, उसकी जो मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी क्या है अल्टीमेटली, है तो वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ही, कैपिटल ही तो लगा रखी है मैंने, मनी ही तो लगा के मशीनरी खरीदी है, ठीक है। तो वो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, है ना। एन्युटी मेथड चेंज होते हैं आजकल, क्योंकि एआई के ज़माने में हमारे पास एन्युटी या दूसरे देशों से जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो गई है, तो हम आज बता सकते हैं। पर आज से 10 साल पहले का जो एन्युटी टेबल होगा वो डिफरेंट होगा। डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन मेथड बोलता है जनरली बिजनेस हैज सम सच एसेट्स हुज रिप्लेसमेंट इज नेसेसरी ऑन एंडिंग ऑफ द यूटिलिटी। मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन मेथड ये कहता है कि किसी भी मशीनरी की यूटिलिटी एक समय तक होती है, ठीक है। उस समय के बाद क्या होता है, उस मशीनरी को हमको बदलना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेथड ये बोलता है कि उसकी यूटिलिटी हर मशीनरी की डिक्रीज होगी ही होगी। तो उस डिक्रीमेंट से बचने के लिए हमको क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जब मैं 65 साल का होऊंगा तब मेरे पास 3.5 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा, ठीक है, राइट। मैंने उस पॉलिसी को 40 साल पहले लिया था, तो मैं वैसे ही क्या करूंगा कि जब मैं 65 ईयर्स का होऊंगा तब मेरे पास उतना पैसा मेरे पास आएगा। तो लोग क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपने प्लांट को इंश्योर करा लेता है। जी हाँ, प्लांट एंड मशीनरी का भी इंश्योरेंस होता है, पूरे पूरे प्लांट का इंश्योरेंस होता है। क्योंकि प्लांट में मान लो प्लांट आग से जल गया, ठीक है, वहाँ पे इंश्योरेंस में कोई व्यक्ति घायल हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी मिसहैप हो सकती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लेने का क्या मतलब होता है कि मैंने क्या फ़ायदा होता है कि मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने प्लांट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। जैसे इंश्योरेंस, अब आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में सफ़र करते हो, ठीक है, तो उसके साथ भी आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, टिकट में इंक्लूडेड रहता है। तो इंश्योरेंस भी क्या है, इंश्योरेंस हमारी तरह से प्रोविज़न है। तो मान लीजिए मेरा प्लांट जो है वो 20 साल बाद पुराना हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, उसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ले लिया, राइट। तो अब मुझे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी मेकर्स होंगे वो मुझे कैलकुलेशन करके बताएंगे।
Revaluation method is such method of depreciation in which the market value of asset is found out of end of the year and whatever decrease or increase there is find out. ठीक है, revaluation method राइट। रीवैल्यूएशन मेथड स्टूडेंट ये क्या बोलता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है ना उसकी वैल्यू उस कंट्री में कम होती है पर दूसरी कंट्री में बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक और करंट टॉपिक दिखाऊं कि हमारे यहाँ जर्मनी का एक समूह आया हुआ है, ठीक है, हाई लेवल समूह आया हुआ है, कल आया है वो। तो आखिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो उनने सबमरीन्स या पनडुब्बी बनाई है उनको बेचना। या राफेल जो हमने खरीदा था वो राफेल कौन सा है, 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। फ्रांस के हिसाब से वो आउटडेटेड है, ठीक है। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, 9th जनरेशन चल रही है, जो सबके पास मतलब कुछ एक कंट्रीज के पास है जिसमें चाइना भी है और अमेरिका तो खैर 11th जनरेशन पे आ गया है, ठीक है। तो राफेल जो है वो फ्रांस के लिए जो टेक्नोलॉजी थी उसने उसको क्या करा, रीवैल्यूएट करा दिया, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं ग्रामोफोन्स का, पुराना हमारा जो फ़ोन था जिसमें हम डायल किया करते थे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एंटीक बन जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें एंटीक बन जाएंगी, राइट। सो पर अपने लिए तो बहुत कठिन होगा अपनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम क्या है कि टेक्नोलॉजी में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में थोड़ा सा पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करा कि इवन की जो हमने रिवैल्यूएशन मेथड में क्या देखा कि जो मेरे पास टेक्नोलॉजी है वो मेरे लिए आउटडेटेड हुई है पर दूसरी कंट्री के लिए वो आउटडेटेड नहीं है, तो उसके लिए उसका मार्केट खुला हुआ है, ठीक है। पर ये बहुत कम होता है प्लांट एंड मशीनरी में, पर मेथड है तो हमें पढ़ना है इसलिए हमने पढ़ा। मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, ठीक है। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करते हैं। मशीन आवर रेट मेथड का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो मशीन कितने घंटे दिन में चलती है ना, उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन उस पर काउंट करेंगे। मान लो मेरी मशीन सिर्फ 8 घंटे काम करती है तो मैं डेप्रिसिएशन उस हिसाब से लगाऊंगा। मेरी मशीन 15 घंटे काम करती है तो मैं डेप्रिसिएशन उस हिसाब से लगाऊंगा। 4 आवर्स काम करती है तो मैं डेप्रिसिएशन उस आवर के हिसाब से लगाऊंगा। जैसे आपने देखा ना, जब आप पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, पुरानी गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे क्या बोलता है, अरे सर सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, ठीक है, आप माइलोमीटर देख सकते हो, है ना। अब लोग आप पूछोगे कि इसको प्रूफ कैसे करोगे। जो आपका फ्लोर सुपरवाइजर होता है ना, फैक्ट्री का फ्लोर सुपरवाइजर जहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, या मैनेजर जो होता है वो उस शीट के ऊपर साइन करता है रोज, ठीक है, कि किसी मशीन ने कितने घंटे काम किया और कितने मजदूरों ने काम किया, टोटल मशीनें कितनी थी। तो मशीन आवर रेट मेथड हम वहाँ पर लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन, अभी इसमें थोड़ी सी वो बची हुई है, क्या कहते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल है, वो हम कल करेंगे। डेप्रिसिएशन सिंपल स्टूडेंट क्या है, एक तरह का प्रोविजन है, ठीक है। आपने एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है, उससे ह्रास कहते हैं। हर मशीनरी यूज होने के कारण उसके अंदर वियर एंड टियर होता ही है, या टेक्नोलॉजी नहीं आ रही के कारण वो अपनी यूटिलिटी को खोता ही है, ठीक है। आप सब लोगों को कल मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी बीबी एजुकेशनल सर्विसेज की ओर से, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें।
धन्यवाद, थैंक यू। आज का दिन यही समाप्त होता है।